हेमंत, गुड मॉर्निंग। 8600 पिछली सीरीज में काफी बार ब्रीच हुआ लेकिन फाइनली होल्ड कर पाया निफ्टी और अभी भी एग्जैक्टली उन्हीं लेवल्स पर ट्रेड कर रहा है। क्या आउटलुक है अभी इस सीरीज के लिए निफ्टी पर आपका? देखिए, जहाँ तक इस सीरीज की बात रह गई, मैं पहले बताना चाहूँगा कि मोर और लेस रेंज वही है। अभी भी जो ऑप्शन राइटर्स ने रखा हुआ है 8500 पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है। 32 लाख शेयर कल तक वहाँ जुड़ चुके थे। मेरे ख्याल से बहुत अहम है 8450 8500 जो एरिया है, क्योंकि जो अगर हम ब्रॉड रेंज देखें पिछले 3 महीनों की तो वही रही है। 8530 के आसपास से सपोर्ट लिया है, 8850 पे रेजिस्टेंस मिला है। तो मेरे ख्याल जब तक इस आइदर साइड रेंज ब्रेक नहीं होती तो रेंज बाउंड रहने के चांसेस मार्केट के बहुत ज्यादा हैं, विद इंडिविजुअल स्टॉक्स आउट परफॉर्मिंग। मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी आपको यही देखने को मिलेगा। तो मेरी राय यही रहेगी कि अगर कोई भी डिप, जैसे कल डिप मिला था एक्सपायरी की वजह से 8550 तक का, वहां पे आप रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग जाने का विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 8480 एंड टारगेट बैक टू 87। तो मुझे ऐसे लगता है जब तक यूएस इलेक्शंस का रिजल्ट सामने नहीं आता है तब तक शायद बाजार इसी रेंज में रहेगा। बहुत ज्यादा मुझे मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन नहीं है। जी चलिए सिमी, शुक्रिया आपका। किरण, आपका भी शुक्रिया शेयर बाजार लाइव में फर्स्ट ट्रेड में शामिल होने के लिए और अपने स्टॉक्स बताने के लिए। निफ्टी 8600 के नीचे अभी ट्रेड कर रहा है 8594 के लेवल्स पर। लेकिन हेमंत, जिस तरह से आपने भी कहा कि स्टॉक्स की ओर से आउट परफॉर्मेंस आएगी इस सीरीज में भी, 2 स्टॉक्स कौन से होंगे आपकी ओर से आउट परफॉर्मेंस की साइड पर? देखिए, जिस तरह से रोल ओवर्स हुए हैं, पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि फाइनेंशियल्स यानी फाइनेंस सेक्टर्स के रोल ओवर्स बहुत इंकरेजिंग हुए हैं, स्पेशली हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में। उसमें एक कंपनी का रोल ओवर जिसमें मुझे बहुत पसंद आता है वो है DHFL, दीवान हाउसिंग। मेरे हिसाब से रोल ओवर्स बहुत अच्छे हुए हैं। आपका 315 का आप स्टॉप लॉस लगाकर चलिए। मुझे टारगेट एक्सपेक्टेशन है 345 का। मुझे ऐसे लगता है कि पहले ही हफ्ते में ये टारगेट अचीव हो सकता है, तो इस स्टॉक पे आप खास नजर रखिए। दूसरा स्टॉक मैं बताना चाहूंगा वो है जैन इरिगेशन, एक और मिड कैप स्टॉक जिसमें बहुत अच्छा रोल ओवर देखने को मिला है। 90% रोल ओवर्स हुए हैं और स्टॉक ने 102 का एक जो ब्रेकआउट लेवल दिया है, अब वो मेरे ख्याल अब एक सपोर्ट लेवल बनकर आएगा। तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे इसमें टारगेट 115 का लग रहा है और स्टॉप लॉस 102 का रखिए। बिल्कुल। चलिए, इस बीच हमारे साथ और 2 खास मेहमान जुड़े हैं। सुदीप बंदोपाध्याय हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही विनय खट्टर हमारे साथ जुड़े हैं इस समय। मॉर्निंग टू बोथ ऑफ यू और आप सभी को धनतेरस की भी शुभकामनाएं। सो विनय, दिस क्वेश्चन इज फॉर यू। इस बार थोड़ी फीकी लग रही है द वे वी हैव एंटर्ड इनटू द फेस्टिव सीजन। हालांकि उससे पहले एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ हमने मार्केट में देखी थी, बट यू नो न्यूज़ फ्लो भी थोड़ा नेगेटिव है, इंटरनेशनल फ्लोज भी नेगेटिव है। आपका व्यू क्या है मार्केट पर इस समय? आर यू लुकिंग एट मोर डाउन साइड? देखिए, छोटा मोटा डाउनसाइड हो सकता है एंड रहेगा, बिकॉज इवेंट्स विल कीप ऑन इम्पैक्टिंग मार्केट। स्पेशली अभी डोनाल्ड ट्रंप का एंड हिलेरी क्लिंटन का जो चल रहा है, कौन यूएस प्रेसिडेंट बनेगा, दैट इज़ अनदर वन इवेंट दैट इज़ ऑन द होराइजन। देयर इज़ अ टॉक ऑफ रेट हाइक्स एंड छोटा मोटा डेटा पॉइंट continues to keep on coming especially in the result season, which can keep some pressure on the market, but that's about it। हम लोगों को लगता है कि बाज़ार में काफ़ी तेज़ी हो सकती है। हम लोगों ने अगर हिस्टोरिकल डेटा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो नॉर्मली पिछले 10 साल में अक्टूबर और दिसंबर में 12 से 15% की रैली देखी ही जाती है ऑन मोर ओकेजन्स दैन अदरवाइज। सो ब्रॉडली स्पीकिंग, हिस्टोरिकल डेटा के हिसाब से एंड ओवरऑल मैक्रो सिचुएशन के हिसाब से मार्केट में कोई बहुत ज़्यादा मंदी आएगी ऐसा मुझे नहीं लगता है। और इसके 2-4 और जो बड़े फंडामेंटल रीज़न हैं, फिस्कली अगर आप देखिए, सरकार बहुत अच्छे से फिस्कल मैनेजमेंट कर रही है। अभी 30,000 करोड़ का शॉर्टफॉल आया टेलीकॉम ऑक्शंस के अंदर, बट हमारे को उतना ही ज़्यादा टैक्स कलेक्शन में IDS में आ गया। सो जो फिजिकल इम्बैलेंस होना था वो नहीं हुआ। ओवरऑल ग्रोथ हम लोगों को अच्छी नज़र आ रही है। ओनम की सेल्स बहुत सारी कंपनीज़ ने आके रिपोर्ट किया है कि बहुत स्ट्रॉन्ग आई हैं। अब आप हीरो मोटर्स के नंबर देखें, TVS के कल जो नंबर आए हैं, रूरल लेड ग्रोथ काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डिमांड में 15-20% की हम लोगों को ग्रोथ नज़र आ रही है। अपैरल में ग्रोथ आने स्टार्ट हो गई है। सो ओवरऑल ग्रोथ सिनेरियो इतना अच्छा लग रहा है और कोई मेजर इंटरनेशनल इवेंट अभी नहीं लगता है अदर देन US प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। सो ओवरऑल तेज़ी रहनी ही चाहिए। छोटा मोटा करेक्शन आएगा, देन दैट शुड बी बॉट इनटू। जी
सुदीप गुड मॉर्निंग। ये अगले 2-3 महीने में खास तौर से बाजार आपको कैसा लग रहा है, और स्पेशली अगले 1 साल की अगर बात करें तो लार्ज कैप्स में किन स्टॉक्स के हाथों में लीडरशिप रह सकती है? देखिए, जैसे कि अभी जिक्र कर रहे थे हमारे साथी, ओवरऑल मार्केट में एक पॉजिटिव मूड बना हुआ है, और हम लोगों को लगता है कि अगर आप 1 साल का नज़रिया किसी का है तो पॉजिटिव मार्केट का रुख होना चाहिए। डोमेस्टिक फैक्टर्स अगर उसकी जिक्र करें तो आई थिंक मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स में बहुत सुधार आया है। आने वाले दिनों में मैक्रो फैक्टर्स और भी इम्प्रूव होने की संभावना है। जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो जाने के बाद आई थिंक ओवरऑल कॉरपोरेट इंडिया को बहुत अच्छा इवेंचुअली बेनिफिट मिलेगा। और अगर माइक्रो फैक्टर्स को कंपनी स्पेसिफिक फंडामेंटल्स की बात करें तो आई थिंक ओवरऑल पिछले 2 साल में बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है कॉरपोरेट इंडिया के परफॉर्मेंस में, डेट रिडक्शन में, और बाकी सारे परफॉर्मेंस पैरामीटर्स, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी। तो आई थिंक डोमेस्टिक फैक्टर्स लुक गुड। थोड़ा बहुत वॉलेटिलिटी ग्लोबल मार्केट के कारण आ सकता है, जैसे कि हम लोगों को लग रहा है कि दिसंबर में शायद यूएस फेड रेट हाइक कर सकता है, पर ज़्यादातर ये फैक्टर्ड इन है मार्केट में। ग्लोबल मार्केट्स में एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता है यूएस रेट हाइक के बाद, पर आई थिंक ट्रेजेक्ट्री ओवरऑल पॉजिटिव रहेगा। थोड़ा शंका इस बात की है कि कुछ स्टॉक्स में वैल्यूएशन फुल लग रहा है, तो वहां पे यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल एज टू व्हाट यू आर बाइंग। तो बॉटम अप अप्रोच स्टॉक पिकिंग का होना चाहिए, टॉप डाउन नहीं। स्पेसिफिकली आपने लार्ज कैप की जिक्र किया है। हम लोगों को लगता है बैंकिंग क्षेत्र में कुछ लार्ज कैप स्टॉक्स पे ध्यान दिया जा सकता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जिक्र मैं जरूर करूंगा। आई थिंक दिस लुक्स वेरी गुड ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से, द वे थिंग्स आर मूविंग। थोड़ा बहुत पेन एसेट क्वालिटी को लेके अभी भी बाकी है, पर फंडामेंटली हम लोगों को लग रहा है कि करंट लेवल पे स्टेट बैंक जरूर खरीदा जा सकता है। बिल्कुल। विनय, आज टाटा ग्रुप के स्टॉक्स को आप देखिए, ज़्यादातर स्टॉक्स जो हैं वो हरे निशान में है, ठीक ठाक बाइंग देखने को मिल रही है। व्हाट्स योर टेक ऑन द टाटा ग्रुप स्टॉक्स राइट नाउ? देखिए, जो न्यूज़ फ्लो आ रहा है दोनों कैंप से, वेदर इट इज़ मिस्त्री कैंप्स और टाटा सन्स कैंप्स, दैट विल कंटिन्यू टू सरप्राइज द मार्केट। एंड अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव न्यूज़ आती है, स्पेशली मिस्टर मिस्त्री अगर और रेवलेशंस करते हैं कि ग्रुप के अंदरूनी हालात कैसे हैं और क्या क्या इन्फॉर्मेशन है जो कि मार्केट को इस समय पता नहीं है। सो मोस्ट ऑफ द स्टफ जो उन्होंने बोला मार्केट में ऑलरेडी है, फैक्टर्ड इन है। टाटा स्टील की हालत सबको मालूम है, टाटा मोटर्स, नैनो सबको मालूम है। बट अगर कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आती है जो कि बाज़ार को नहीं पता है, देन उन पर्टिकुलर स्टॉक्स या सेक्टर्स के अंदर इम्पैक्ट आ सकता है। हैविंग सेड दैट, देर आर सम आइडियाज़ जहाँ पे हमें लगता है कि देर कुड बी some degree of buying, there is some degree of value which is emerge, and जहाँ पे कोई negative news flow नहीं है, जिसमें टाटा कम्युनिकेशन is one of them। बिजनेस काफ़ी डीलेवरेज हो रहा है, 11,000 करोड़ का डेट था इस साल के एंड तक या अगले साल तक सिर्फ 5,000 करोड़ ही रह जाएगा, कुछ एसेट्स बेच रहे हैं एंड सो ऑन। बट हैविंग सेड दैट, थोड़ा सा कॉशन मेंटेन करना ज़रूरी है, ब्लाइंड बाइंग नहीं होनी चाहिए। थोड़ा सा रुक के ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर बॉटम फिशिंग की जाए, बिकॉज इसमें एक जो बड़ा रिस्क अभी भी है कि कुछ और सीनियर लेवल एग्जिट्स हो सकते हैं। जैसे इंडियन होटल के जो सीईओ थे मिस्टर सारना, वो मिस्टर मिस्त्री के पिक थे। अभी पब्लिक डोमेन में बहुत ये इन्फॉर्मेशन है कि वो रहेंगे या नहीं रहेंगे, एंड वो एक क्रिटिकल कंपोनेंट थे इंडियन होटल्स के टर्न अराउंड के लिए। तो इन सब का इवेंट्स का नेगेटिव इम्पैक्ट मार्केट में हो सकता है शॉर्टर टर्म के हिसाब से। बट अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, देन सम ऑफ दीज डेफिनेटली रिप्रेजेंट वैल्यू, जैसे टाटा मोटर्स हैं या इंडियन होटल्स हैं या टाटा कम्युनिकेशंस हैं। जी हेमंत, ये टाटा समूह में ही टाटा मोटर्स और टाटा स्टील, स्पेशली इन 2 स्टॉक्स पर क्या अप्रोच आप रेकमेंड करेंगे डेरिवेटिव्स में जो गतिविधियां पिछले 2-3 दिनों में हुई हैं उसको ध्यान में रखते हुए? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि दोनों ही स्टॉक्स में अच्छे रोल ओवर्स हुए हैं, जो एक अच्छा साइन है, यानी ट्रेडर्स ने पोजीशंस नहीं छोड़ी हैं, उन्होंने रोल ओवर किए हैं। दूसरी चीज़, टाटा मोटर्स में मैं बोलना चाहूँगा 500 की पुट जो राइटर्स हैं वो मुझे जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि 505, 510 का जब तक लेवल नहीं टूटता है तब तक टाटा मोटर्स में एक छोटी सी स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है, जिसको हम रिबाउंड रैली कहते हैं, टिल 545, 550। तो टाटा मोटर्स में आप देखेंगे थोड़ा सा रैली।
टाटा स्टील में भी बहुत क्रूशियल है, 370 का पुट राइटर, वहां पे काफी जमाव है पुट्स का। तो मेरे हिसाब से अगर आप लॉन्ग हैं टाटा स्टील में तो आपको 375 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। टाटा स्टील में भी 420 के लेवल पे कॉल राइटिंग हो रही है, तो एक बार मुझे लगता है कि छोटा स्पाइक 420 तक आ सकता है। बट जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे देखनी थी डेरिवेटिव्स डेटा में वही था कि पोजीशंस रोल की गई हैं, ट्रेडर्स ने पोजीशन छोड़ी नहीं है, विच इज अ गुड सिग्नल फॉर दी स्टॉक्स। बिल्कुल। चलिए इस बीच विनय, इस समय आप अब तक तो खैर सारे नतीजे आए भी नहीं है, लेकिन जितने आए हैं उसमें कहीं कोई ब्राइट स्पॉट दिखा है क्या आपको, वेयर यू वांट टू लॉन्ग राइट नाउ? जो हम लोगों को कंजम्पशन स्पेस के अंदर काफ़ी अच्छा नतीजे नज़र आ रहे हैं। क्लियरली ग्रोथ आ रही है, रूरल लेड ग्रोथ जहाँ पे भी है वहाँ पे हमें क्लियर डिमांड पिकअप आ रहा है। कई जगह पे डिस्क्रिशनरी स्पेंड पिकअप आ रहा है। जैसे मैं कुछ अगर उदाहरण दूं तो डिस्क्रिशनरी स्पेंड में अपैरल्स के अंदर हम लोगों को लग रहा है कि डिमांड पिकअप हो रहा है, स्पेशली एट द मिड टू लो एंड। जो कपड़े ब्रांड्स हैं और इनकी कंपनी जैसे आदित्य बिरला फैशन है, इंडियन टेरेन है, अभी अरविंद में भी 2 या 3 दिन पहले एक बहुत बड़ा डील हुआ है जहाँ पे अरविंद के ब्रांड्स कंपनी को ऑलमोस्ट 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन मिला है एट एन एंटरप्राइज लेवल। सो जिस तरह का मल्टीपल उस कंपनी को दिया गया है वहाँ पे क्लियरली लग रहा है कि जो बाकी के कंपनीज़ हैं इस स्पेस में, आदित्य बिरला फैशन एंड इंडियन टेरेन, वो री रेट हो सकते हैं। एंड अगर डिमांड पिकअप हम लोगों को नज़र आ रहा है एट एन अर्ली स्टेज, तो ये अगले 1 या 2 साल की बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट बेट्स हो सकती हैं। इसी तरीके से 2 व्हीलर सेल्स इतनी स्ट्रांग आई हैं। टीवीएस मोटर ने अबाउट 25-30% ग्रोथ रिपोर्ट किया है। मोटरसाइकिल सेल्स जो कि बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी वो क्लियरली पिकअप हो रहा है। हीरो मोटर्स ने बहुत अच्छा वॉल्यूम ग्रोथ रिपोर्ट किया है। सो क्लियरली 2 व्हीलर्स कुड बी अनदर स्पेस जहाँ पे आपको अच्छा ग्रोथ मिल सकता है। बिल्कुल। चलिए इस बीच अब वक्त है सुपर शेयर का। बताइए सुमित आज का स्टॉक। श्रेया दिवाली आज टेक्सटाइल स्पेस से चुना गया है और एक क्लियर कट वैल्यू प्ले चुना है। केजी डेनिम, अगर इस कंपनी के नंबर्स के ऊपर नजर डालें तो एक रोबस्ट नंबर्स की उम्मीद लगाई जा रही है। करीब करीब 4 से 5 गुना हो सकता है इस तिमाही के अंदर मुनाफा बढ़ता हुआ दिखाई पड़े। ऑपरेशनल फ्रंट पे भी 2 गुने के आसपास मुनाफे में बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है और मार्जिन भी करीब करीब 6% बढ़ने का अनुमान है। सारी कैपेसिटीज एडिशन पूरा हो चुका है और लास्ट क्वार्टर में पूरा हो गया था, इसलिए लास्ट क्वार्टर के नंबर्स अच्छे आए और वही ट्रेंड अब कंटिन्यू होगा इस क्वार्टर के अंदर भी। टेक्सटाइल के नंबर्स वैसे भी इस तिमाही में अब तक अच्छे देखने को मिले, जो भी आंकड़े आए हैं। पिछली तिमाही का मुनाफा करीब 8 गुना बढ़ा था, तो एक स्ट्रॉन्ग नंबर लास्ट क्वार्टर से ही कंपनी देना शुरू हो चुकी है। 16 से 17 रुपए की कंपनी बस कैश ईपीएस, एक स्ट्रॉन्ग कैश है और लगातार डिविडेंड पे ऑफ कंपनी करती आई है। प्रमोटर भी करीब 60% स्टेक ओन करते हैं और कोई भी स्टेक गिरवी नहीं है। स्ट्रॉन्ग प्रमोटर स्टेक है, स्ट्रॉन्ग कैश फ्लोज हैं और जिसकी वजह से कंपनी जो कैश ईपीएस करीब 17 रुपए के आसपास की है। कोई भी जो डेट सिचुएशन है वो रिसेंट कैपेसिटी एडिशन की वजह से लिया गया था और उसको भी कंपनी ने पे ऑफ कर दिया है। करीब 80% के आसपास मुनाफा लास्ट क्वार्टर में जो बढ़ा था वो उसकी वजह यही थी कि इनपुट जो इनकी इंटरेस्ट कॉस्ट थी वो 40% के आसपास रिड्यूस हुई थी। उसकी रिडक्शन की वजह से कंपनी के जो डेट सिचुएशन है वो इंप्रूव हुई और साथ साथ कंपनी के जो प्रॉफिट मार्जिन है वहाँ पे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई पड़ा। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। FY18 के लिए अनुमानित ईपीएस 17 की और महज 5 के मल्टीपल पे शेयर कामकाज कर रहा है। पूरा सेक्टर करीब 29 के मल्टीपल पे कामकाज करता है, लेकिन ये शेयर करीब 5 के मल्टीपल पे कामकाज कर रहा है। इसके अलावा जो बाकी पीयर्स हैं उनके कंपैरिजन में भी देखिए, चाहे आप टेक्सटाइल के डेनिम स्पेस के आरवी डेनिम को देख लें या फिर नंदन डेनिम को देख लें, बाकी कंपनी के कंपैरिजन में भी इसका वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा सस्ता है। 2 आरवी डेनिम का वैल्यू सस्ता है, लेकिन इसके कंपैरिजन में दोनों कंपैरिजन किया तो केजी डेनिम का वैल्यू ज़्यादा सस्ता दिखाई पड़ रहा है। एक फर्स्ट कॉल की रिपोर्ट को रिफर किया, करीब 120 रुपये के टारगेट्स वो देख रहे हैं। शुक्रिया सुमित आपका। तो केजी डेनिम आज का सुपर शेयर 9% गेंस के साथ दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। लेकिन सुदीप, टेक्सटाइल स्पेस से ही कोई स्टॉक आपको इन्वेस्टमेंट के नजरिए से अच्छा लग रहा है, कीपिंग इन माइंड कि इस पूरे स्पेस में हमने काफी वाइब्रेंसी पिछले कुछ समय में देखी है और अब तक की कई कंपनियों के अर्निंग्स जो आए हैं वो भी बहुत स्ट्रॉन्गर साइड पर है। सुमित इंडस्ट्रीज, आई रिमेंबर द नेम, जहां पर अच्छे अर्निंग्स अभी हाल ही में पोस्ट हुए थे, लेकिन कोई प्रेफरेंस है आपकी इस सेक्टर से? देखिए, थोड़ा हटके हमारा पिक है। हम रेमंड का जिक्र करेंगे। आई थिंक ये थोड़ा नेग्लेक्टेड स्टॉक है, पर अगर अरविंद का ट्रांजैक्शन जो हुआ, मल्टीपल्स ने जो स्टेक लिया अरविंद फैशंस में, ब्रांड के ताकत पे, और वो ये कहा जा रहा है कि वो ब्रांड कंपनी का वैल्यूएशन इटसेल्फ करीब 8,000 करोड़ का वैल्यूएशन के हिसाब से उन्होंने स्टेक लिया है। रेमंड के पास सेपरेट कंपनी तो नहीं है, पर बहुत अच्छे ब्रांड्स रेमंड के पास भी हैं और समवेयर वैल्यू अनलॉकिंग का जरूर कोशिश रहेगा।
तो करंट लेवल पे हम लोग एक साल के नज़रिए से रेमंड खरीदने की सलाह दे रहे हैं। जी, चलिए इस बीच हमारे साथ अब और एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ एस्कॉर्ट्स के ग्रुप CFO मिस्टर भरत मदान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। मिस्टर भरत, मॉर्निंग टू यू, शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए एंड सीजन्स ग्रीटिंग्स फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम ऑल ऑफ अस। लुकिंग एट द मैक्रो सिनेरियो राइट नाउ, आपका व्यू क्या है फॉर नेक्स्ट 2 क्वार्टर्स? अभी जैसे कि हमने पिछले 2 क्वार्टर में देखा है तो हमारा ट्रैक्टर इंडस्ट्री पे काफी अभी अच्छी ग्रोथ दिख रही है। तो ओवरऑल लास्ट पिछले 6 महीने में 20% की ग्रोथ इंडस्ट्री ने दिखाई है। तो थोड़ा इसमें इन्वेंट्री बिल्डअप का भी पीरियड था जो लास्ट क्वार्टर में आपने देखा कि इंडस्ट्री 27% ग्रोथ की है। तो हमें लगता है कि अगले ओवरऑल रिटेल साइड पे 14-15% की ग्रोथ फुल ईयर बेसिस पे इस पे मेंटेन रहेगी। जी मिस्टर मदान, साथ ही क्योंकि अभी जो अच्छा मॉनसून है या फिर जो भी ट्रिगर्स की हम बातचीत कर रहे हैं उनका एक्चुअल में इम्पैक्ट भी आने वाले क्वार्टर्स में रिफ्लेक्ट होगा, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अब तक जो शुरुआती डिमांड दिखी है वो कैसी दिखी है, और ऐसे में जो आने वाले क्वार्टर्स है उसमें स्पेशली जो मार्जिन ग्रोथ है कंपनी की वो कैसे रह सकती है? अभी जो अक्टूबर का सीजन खुला है, आई थिंक रिटेल साइड पे काफी स्ट्रॉन्ग सीजन देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है कि आगे जाके भी एटलीस्ट जब तक की रबी क्रॉप का हमारा हार्वेस्टिंग होता है तो पहले जून तक का पीरियड जो है काफी अच्छा रहेगा। तो उसके आगे का ऑब्वियसली ये डिपेंड करेगा कि अगले साल का मानसून कैसा आता है, बट एटलीस्ट जून तक के हमें नंबर काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं ट्रैक्टर वाले बिजनेस में। जहाँ तक मार्जिन की बात रही, हमने पहले भी जैसे कि बताया था, तो हमारे को ट्रैक्टर मार्जिन पे, ट्रैक्टर वाले बिजनेस पे हमें उम्मीद है कि टोटल हम पूरे साल में डबल डिजिट मार्जिन पे आई थिंक डिलीवर करेंगे। इस क्वार्टर में थोड़ा इम्पैक्ट था हमारा क्योंकि थोड़ा वॉल्यूम टेक था नॉन सीजन की वजह से, और थोड़ा हमारा कॉस्ट का एक वन ऑफ इम्पैक्ट आया था। बट आगे जाके हमें लगता है कि वो वाला इम्पैक्ट रिवर्स होगा और फुल ईयर बेसिस पे हम डबल डिजिट डिलीवर कर पाएंगे। बिल्कुल। मिस्टर मदान, GST क्योंकि इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर है दैट विल बी फाइनलाइज्ड आई थिंक 10 नवंबर तक, आपका व्यू इस पर क्या है और इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक ट्रैक्टर आज की डेट में जैसे एक्साइज ड्यूटी से एग्जेम्प्टेड है तो इसमें वैट एप्लीकेबल है, लेकिन हम इनपुट पे जो है उस पे एक्साइज ड्यूटी देते हैं। तो ओवरऑल इंडस्ट्री के लिए हमारा 13 से 14% के आसपास का रेवेन्यू न्यूट्रल रेट है। तो एज लॉन्ग एज जो फाइनल GST रेट उस लेवल के आसपास आता है तो आई थिंक ट्रैक्टर इंडस्ट्री पर इफेक्ट ज्यादा नहीं पड़ेगा। बट अगर रेट हायर कैटेगरी में आता है तो ऑब्वियसली थोड़ा नेगेटिव होगा जिसमें कस्टमर को पास ऑन करना पड़ेगा। बट हमारी उम्मीद है कि 12% की रेंज के अंदर में आई थिंक इसके ऊपर में GST का रेट आना चाहिए जो हमारे लिए रेवेन्यू न्यूट्रल रहेगा इंडस्ट्री के लिए। जी चलिए, शुक्रिया मिस्टर मदान बातचीत करने के लिए, जी बिजनेस से और अर्निंग्स पे एलैबोरेट करने के लिए। स्टॉक हालांकि एक अच्छा परफॉर्मर रहा है एस्कॉर्ट्स और अभी भी 1% ऊपर ट्रेड करा है। 400 के लेवल्स भी इसने हाल ही में क्रॉस किए थे। लेकिन विनय, अभी NBFCs में अब तक की जो नतीजे आए हैं, फिर चाहे वो M&M फाइनेंशियल के हो, L&T फाइनेंस के हो, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, जो ग्रोथ हमने पिछले कई क्वार्टर से देखी है वो ट्रेंड इस बार भी रिफ्लेक्ट हुआ है। स्टॉक्स काफ़ी अप्रिशिएट हो चुके हैं, लेकिन इन अच्छे अर्निंग्स के साथ क्या ये अप्रिशिएटेड प्राइस पर भी इन स्टॉक्स को व्यूअर्स देखते रहेंगे? एग्जैक्टली क्या देखा जा सकता है इन लेवल्स पर भी? बड़ा अच्छा सवाल है आपका, बिकॉज NBFCs के अंदर ग्रोथ बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है, बट वैल्यूएशंस भी काफ़ी ज़्यादा रिच रहे हैं। बट इस समय क्लियरली हमें लगता है कि यही ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। निश स्पेसिस के अंदर NBFCs का ग्रोथ बहुत अच्छा आता रहेगा। अगर आप कल चोला के रिजल्ट्स देखें, चाहे वो व्हीकल फाइनेंस में हो, चाहे वो एग्री फाइनेंस में हो, ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिया है। एग्री फाइनेंस साइड में तो 35-40% तक का ग्रोथ दिया है। सो क्लियरली ये जो ट्रेंड है NBFCs का कि अपना मार्केट पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा और अच्छा ग्रोथ करते रहेंगे, ये जारी रहेगा। इसमें एक और जो बड़ा चीज़ हो रहा है जिससे इन कंपनियों को बहुत फ़ायदा हो रहा है कि उनका जो बोरोइंग्स है, जैसे अपना उधार लेते हैं, वो सारा का सारा बुक शिफ्ट होता जा रहा है फ्रॉम बैंक्स टू कमर्शियल मार्केट्स, टू बॉन्ड्स, टू CP पेपर, कमर्शियल पेपर। इससे क्या हो रहा है कि आपका जो कॉस्ट ऑफ बोरिंग है वो और कम हो रहा है, तो आपके जो स्प्रेड्स हैं वो और बेहतर होते जा रहे हैं। तो आपको डबल बेनिफिट मिल रहा है। एक तरफ आपको अच्छा ग्रोथ मिल रहा है और दूसरी तरफ आपका जो स्प्रेड था वो थोड़ा सा और बेहतरीन होता जा रहा है, आपका प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ेगा। ये ट्रेंड हमें लगता है कि एटलीस्ट और कुछ क्वार्टर्स तक चलना चाहिए। इसमें बस एक ही क्वेश्चन बोलना चाहूँगा कि पिछले 3 या 4 साल का जो NBFC का सुपर नॉर्मल ग्रोथ आया है वो उन कंडीशंस में आया है जहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स प्रेजेंट ही नहीं थे बाज़ार में। हमें सबको मालूम है कि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त NPAs थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है बुक्स के अंदर। ऑलमोस्ट 70 से 80% बुक्स वहाँ पे कॉर्पोरेट लोन बुक्स थी, तो क्लियरली इकोनॉमी में स्ट्रेस था, तो वहाँ पे भी नज़र आ रहा था। अब धीरे धीरे ये क्लीन अप चालू हो रहा है। रिलायंस ADG ग्रुप ने 25,000 करोड़ रिटर्न किए हैं,
रुइयाज ऑलमोस्ट 70-80 हज़ार करोड़ रुपया उनका आया है फ्रॉम सेल टू रोजनेफ्ट एसआर ऑयल का। एंड ये जो ट्रेंड है ये अक्रॉस द बोर्ड धीरे धीरे और स्ट्रेंथन होगा, जिससे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट्स और स्ट्रांग होंगी, तो वो बाज़ार में दोबारा आ सकते हैं। अगर वो बाज़ार में दोबारा आते हैं तो NBFCs के लिए जो फ्री रन है इसमें थोड़ा सा कंट्रोल आएगा, ये थोड़ा थमेगा। बट क्या ये ट्रेंड अगले 2 क्वार्टर में स्टार्ट होने वाला? क्लियरली नहीं, ये शायद 1 से 1.5 साल और लगेगा इसको आने में। सो इन द नियर टर्म NBFCs विल कंटिन्यू टू बी द फ्लेवर एंड आई थिंक इनमें यहाँ पे भी पैसा लगाया जा सकता है। थोड़ा सा कॉशन की ज़रूरत है, बहुत बड़े बेट्स ना लें।